मैं पिछले 2 घंटे से वहां मौजूद था। आज गर्मी भी मामूल से ज्यादा ही थी। मुझे बाबा ने निगरानी के लिए भेजा था। हमारे गांव के रास्ते में आने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। इसलिए बाबा, जो कि गांव के चौधरी थे, अपने खर्चे पर सड़क की तामीर करवा रहे थे। पहले तो शदीद बोरियत हुई। मैं बेजारी से आसपास नजरें दौड़ाता रहा, जहां कई मजदूर सड़क भरने में मसरूफ थे। मगर तभी मेरी नजर इन 3 बच्चों पर मरकूज हो गई, जो बड़ी ही मेहनत से कभी बजरी तो कभी कोई और सामान मजदूरों को थमा रहे थे। सामान भारी था, तो वो तीनों बच्चे एक साथ मिलकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो सामान आगे काम करने वालों को दे रहे थे। मगर एक बात अजीब लगी। 5-5 मिनट बाद तीनों में से कोई एक बच्चा झाड़ियों के पीछे चला जाता और फिर वापस आकर दोबारा काम में लग जाता। मैं कितनी ही देर तजस्सुस से इन्हें देखता रहा। कुछ तो था इनके चेहरों पर जो मुझे बेचैन करता जा रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो कई दुख दर्द सीने में छुपाकर यहाँ काम कर रहे हैं। गुर्बत तो थी ही, मगर इनके अंदर का कर्ब जो चेहरे से छलक रहा था, वो गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि किसी और ही बिना पर था। इनमें से एक लड़की जो 12-13 साल की थी, इंतहाई कमजोर, गोया सूख कर तिनका बनी थी। मैं गाड़ी से उतरा और चलता हुआ इसके करीब आ गया। वो कुछ देर सांस लेने की खातिर सड़क के साथ मौजूद झाड़ियों की ओट में बैठ चुकी थी। मैं भी तजस्सुस से मजबूर जब झाड़ियों के पीछे गया तो दंग रह गया। इन झाड़ियों की छांव में एक 2 साल के करीब बच्ची बैठी थी, जो हाथ में छोटे छोटे पत्थर उठाए खेल रही थी। इस 2 साला लड़की के हाथ गंदे थे, कपड़े भी मिट्टी से भर चुके थे, जिन्हें वो देख रही थी। तभी मेरी मौजूदगी अपने करीब महसूस करके मुझे बहुत देखकर सटपटाते हुए खड़ी हो गई। वो साहब जी, मैं काम कर रही थी, बस अभी ही बैठी। ये छोटी बहन का ख्याल रख रही हूँ, कहीं कुछ गलत ना उठाकर खा ले। मुझे देखकर डरते हुए वो बोली तो बेसाख्ता मुझे हंसी आ गई। मगर इसका चेहरा यूं ही सपाट था, गोया बरसों से मुस्कुराई ना हो। मैं दोबारा से संजीदा हुआ और वहीं इसके सामने बैठते हुए इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, तुम्हारी उदासी की वजह क्या है? तुम्हारे चेहरे पर इतनी सी उम्र में इतने दर्द तहरीर है कि मैं खुद को रोक ना पाया। क्या तुम बता सकती हो क्या मसला है? शायद मैं तुम्हारी बेहतर मदद कर सकूं। वो कुछ देर मुझे देखती रही और फिर बोली, साहब जी, आप चाहकर भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। मगर आज बरसों बाद किसी ने मुझसे प्यार से बात की है। ऐसा लगा जैसे अब्बू की शफकत ने सर पर हाथ रखा हो। इसके अल्फाज मुझे जैसे एक शहर में गिरफ्तार कर रहे थे। वो गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगी और मैं सांस रोके इसका एक एक लफ्ज सुनता रहा। जैसे पलके झपकाए तो वो मासूम फरिश्ता लड़की कहीं गायब हो जाएगी। वो कहने लगी, माएँ तो बच्चों के लिए इनकी कुल कायनात हुआ करती हैं, मगर हमारी माँ ने तो कभी हमारे साथ प्यार से बात तक ना की थी। उस सुबह एक बार फिर हमारी आंख अम्मी अब्बू के झगड़े से खुली थी। मैं चूंकि घर में बहन भाइयों में बड़ी थी, इसलिए हर वक्त यही दुआ करती रहती कि अम्मी अब्बू का झगड़ा खत्म हो जाए और हम हंसी खुशी रहें जैसे बाकी लोग रहते हैं। मगर खैर, जब बाहर गई तो अम्मी एक बार फिर अब्बू से झगड़ रही थीं और अब्बू किसी मुजरिम की तरह इनके सामने सर झुकाए खड़े थे। अम्मी कहने लगी, जावेद, मुझे पैसे चाहिए। मेरे सारे कपड़े या तो फट चुके हैं या फिर इतने पुराने हो चुके हैं कि पहनने को दिल ही नहीं करता। बाहर निकलूं तो सब मजाक उड़ाते हैं। अम्मी की बात सुनकर अब्बू कहने लगे, अभी पिछले माह ही तो तुम्हें सेल से 2 लॉन के सूट लाकर दिए थे। अब मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि मैं बामुश्किल रोजाना के खर्चे ही पूरे कर पा रहा हूँ। अम्मी फौरन अब्बू की बात काट कर बोली, अगर खर्चे नहीं उठा सकते थे तो शादी ही क्यों की थी मुझसे? अम्मी की बात सुनकर अब्बू के चेहरे पर कई रंग आए गए थे। वो तड़प चुके थे। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर अम्मी का हाथ थाम लिया, जिससे अम्मी ने फौरन झटक दिया। मगर इसके बावजूद अब्बू अम्मी को थाम कर बोले कि सफिया, तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं आज भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी 13 साल पहले किया करता था। मगर न जाने क्यों तुम मुझे गलत समझने लगी हो। मुझसे जितना मुमकिन हो सके मैं तुम्हारे और बच्चों के खर्चात पूरे कर रहा हूं ना। अब्बू की आंखों में हैरत और बेयकीनी मुझे वाजिया नजर आ रही थी। मैं जानती थी कि अब्बू अम्मी से कितनी मोहब्बत करते हैं, कि शायद ही कोई शौहर अपनी बीवी से करता हो। वो तो इनके कहने पर जान देने से भी गुरेज ना करते। मगर अम्मी संजीदगी से अब्बू को देखकर कहने लगी, मोहब्बत तो सिर्फ कहने के जज्बात होते हैं जावेद मियाँ। पेट तो रोटी से भरता है और माशरे में इज्जत अच्छा पहनने ओढ़ने से होती है।
तुमने आज तक सवाए मोहब्बत के और दिया ही क्या है? बस ये भूख और तंगी, पल पल ख्वाहिशात के लिए तड़पना और दूसरों को देखकर बस कुड़ते रहना कि काश ये सारी आसाइशें मेरे पास भी होती। मगर जानते हो जावेद, मुझे अब अफसोस हो रहा है कि काश मैं 13 साल पहले तुम्हारी मोहब्बत ठुकरा कर अपने चचा जाद से शादी कर लेती, जो आज 1 घंटे में भी तुम्हारे पूरे माँ की तनख्वाह से ज्यादा कमा रहा है। इतना कहकर अम्मी वापस कमरे में जा चुकी थीं, जबकि अब्बू कितनी ही देर गंग खड़े देखते रह गए। मैंने पहली बार अब्बू को इस कदर टूटा देखा था। वो मोहब्बत भी तो बहुत करते थे अम्मी से। इनकी आंखों में आंसू उभरे थे, वो और अंदर ही अंदर टूट चुके थे। मैं फौरन कमरे से बाहर आई और अब्बू के पास गई तो उन्होंने फौरन अपनी आंखें पोंछ ली। वो मुस्कुराए थे और कहने लगे कि फौजिया बेटी, तुम्हें भी अपने बाप से कोई शिकायत है? अब्बू के अल्फाज सुनकर मैं फौरन इनसे लिपट गई और बोली कि नहीं अब्बू, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आपसे जितनी हो सके आप हमारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। मुझे तो बस आपका साया अपने सर पर सलामत चाहिए, और बस आपकी मोहब्बत और शफकत। मेरी बात सुनकर अब्बू फीका सा मुस्कुराए। इनकी आंखों से पहली बार आंसू छलके थे। वो मुझे देखकर बोले, बेटी, पेट मोहब्बत से नहीं भरा करते, पेट तो रोटी से भरता है और इज्जत पैसों से होती है। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तेरी माँ की खातिर दिन रात मेहनत करूंगा और इतना कमाऊंगा कि इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दूंगा, और वो दोबारा मुझे किसी और का नाम लेकर ताना ना दे सकेगी। अब्बू रोते हुए घर से जा चुके थे। जानती थी अब्बू को ये बात कितनी बुरी लगी थी। अब्बू को रोता देखकर मेरी आंखें भी भर आईं और बस बेबसी से इस बंद दरवाजे को देखने लगी जहां अम्मी थी। उस रात अब्बू देर से घर लौटे थे, मगर अम्मी तो इनके आने से पहले ही सो चुकी थी। वो घर आए तो अम्मी को सोता देखकर वो बस एक गहरी सांस खारिज करके रह गए। मैंने अब्बू को खाना गर्म करके दिया। वो अब डबल मेहनत करने लगे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। मगर इन्हें क्या खबर थी कि इनकी जान से प्यारी बीवी सफिया अब बगावत पर उतर आई थी। अगले रोज सुबह ही सुबह अब्बू नाश्ता किए बगैर ही काम पर निकल गए। इनके जाने के बाद अम्मी भी नया सूट पहनकर तैयार हो गई। इनके पास तो कई नए सूट थे, मगर फिर भी वो अब्बू से गिला करती रहती थी। न जाने इसके पीछे इनका क्या मकसद था। हम 4 बहन भाई थे। मुझसे छोटे 2 भाई और एक बहन थी जो कि अभी 2 साल की थी। वो भूखी थी और रो रही थी, मगर अम्मी ने इस पर कोई तवज्जो ना दी। मुझे पकड़ाकर बुड़बुड़ाती हुई कहने लगी कि संभालो इसे, जीना अजाब बना रखा है इसने। मैं इसे चुप करवाने में लग गई और अम्मी सुबह सवेरे तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। मैंने अम्मी से सहम कर पूछा कि वो हमें घर में अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया और घर को बाहर से बंद करके कहीं चली गईं। मुझसे तो छोटी बहन संभल ही नहीं रही थी, मगर मैं जैसे तैसे इसे कुछ खिलाकर सुलाने के बाद कामों में लग गई। सारा दिन मेरा कामों में गुजर गया। 2-3 बार तो खाना बनाते हुए हाथ भी जला। मुझे ये सब करना नहीं आता था, मगर अब छोटे बहन भाइयों को भूखा भी तो नहीं देख सकती थी। रात को अब्बू के घर आने से पहले अम्मी वापस आई तो इन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मैं लाड से इनके करीब गई और छोटे बहन भाई अम्मी से लिपट कर कहने लगे कि अम्मी, हमें छोड़कर क्या आप नानी घर चली गई थीं? हमने आपको बहुत याद किया। मैं अम्मी को अपने जले हाथ दिखाने लगी, मगर अम्मी ने एक ही झटके से हम सबको खुद से दूर कर दिया और कहने लगी, ओफो, हटो भी। घर आई नहीं कि शुरू हो गए। हाथ जल गया है तो दवा लगा लेती, मुझे क्यों बता रही हो? सुकून तो लेने ही नहीं देते ये बच्चे। इतना कहकर अम्मी कमरे में जाने लगी। इनके हाथ में 2-3 शॉपिंग बैग थे जिनमें महंगे तहाइफ और सूट थे। अम्मी के पास इतने कीमती तोहफे कहाँ से आए थे? किसने दिए थे? हमें कुछ भी इल्म नहीं था। रात हुई और अब्बू घर आए। अम्मी ने अब्बू से भी कोई बात नहीं की थी, मगर अब्बू आज अम्मी के लिए गजरे और एक तोहफा लाए थे। वो अम्मी को देने लगे तो अम्मी ने एक सरसरी सी नजर डालकर बेड पर रख दिया। अब्बू दिल बर्दाश्ता होकर बोले कि खोलकर तो देखो सफिया। अम्मी ने ना चाहते हुए भी बेजारी से जब तोहफा खोला तो इसमें एक प्लाटिनियम का लॉकेट था, जिस पर मेरी अम्मी का और अब्बू का नाम खूबसूरत जरकोन से लिखा गया था, यानी सफिया जावेद। अब्बू ने सोचा था कि अम्मी को वो पसंद आएगा और वो अपनी सारी नाराजगी भूल जाएंगी, मगर अम्मी ने एक तंजिया मुस्कुराहट उछालकर इस तोहफे को दूर झटका और अपने सारे शॉपिंग बैग्स इनके सामने उंडेल कर कहने लगी, जावेद मियाँ, ये होते हैं तोहफे, देखो और सीखो। अगली बार जब तोहफा देना तो ऐसे देना। अब्बू के मुंह पर तो गोया अम्मी ने चमाट मार दी थी।
वो इन महंगे तहफ को सवालिया नजरों से देखने लगे और फिर बोले कि सफिया, तुम्हारे पास ये महंगे तोहफे आए कहाँ से? अम्मी खामोश हो चुकी थीं और फिर कहने लगी, एक दोस्त ने लेकर दिए हैं। अब्बू ने दूसरा सवाल ना किया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुके थे। उस दिन के बाद से अब्बू सारा दिन और रात 12 बजे तक ओवर टाइम लगाकर काम करते और अम्मी सारा सारा दिन घर से गायब रहती थीं। एक रोज अब्बू घर आए तो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। आज वो जल्दी घर आ चुके थे। अम्मी ने जब इन्हें खुद से पहले घर आए देखा तो सटपटा गईं, मगर अब्बू तो संजीदा थे। अम्मी के आते ही इन्हें अलग कमरे में ले गए और कितनी ही देर बातें करते रहे। कुछ देर बाद अम्मी की आवाज कमरे से बाहर आने लगी। वो चीख चीख कर कहने लगी, तुम शौहर हो तो भाड़ में जाओ, मुझे तुम जैसे शौहर से कोई ताल्लुक नहीं रखना। मुझे तुम अभी के अभी तलाक दो ताकि मैं अरसलान से शादी कर सकूं। तुम जैसे भिखारी के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी मजीद अजीरन नहीं कर सकती। अम्मी के अल्फाज ने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। भला वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? अब्बा कितनी ही देर सदमे का शिकार रहे और फिर जब इनसे कुछ ना बन पड़ी तो अम्मी को हमारा चेहरा दिखाकर कहने लगे, सफिया, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? खुदा ने हमें चांद सी औलाद दी है, तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती? मगर इन मासूम बच्चों को तो देखो, किस कदर मासूम माँ के प्यार को तरसे हैं। और वो छोटी नाजो, वो तो तुम्हारे बगैर सोती भी नहीं। हमारे बच्चे रुल जाएंगे। खुदारा ऐसी सोच निकाल दो। मैं दिन रात काम कर रहा हूं ना, तुम्हें हर खुशी दूंगा। मगर अम्मी तो अब्बू की कोई बात सुनने को तैयार ही ना थी। जब अम्मी अपनी बात पर अटल रही तो अब्बू ने आखिरी हद भी पार कर दी। वो हाथ जोड़कर सर झुकाए अम्मी के कदमों में गिर गए और रोते हुए बोले कि सफिया, मेरा ना सही, अपने बच्चों का ख्याल कर लो। ये बच्चे ही हैं हमारे। मेरा दिल फट जाएगा। तुम ऐसी बातें ना किया करो। मुझे मेरी सांसें रुकती महसूस होती हैं। मगर अम्मी हकारत से बोली, मुझे ना तुम्हारी परवाह है और ना ही तुम्हारे इन बच्चों की। मुझे बस अरसलान और इसकी दौलत चाहिए। तुम मरते हो तो मर जाओ, मगर तलाक दो मुझे। हम बहन भाई दूर खड़े सिसक सिसक कर रो रहे थे, क्योंकि हमारे अब्बू रो रहे थे और हमारी अम्मी हमसे बिछड़ने वाली थी। 2 दिन यूं ही गुजर गए। अम्मी अपनी बात पर अटल रही। आखिरकार अब्बू को अम्मी की बात मानना पड़ी। वो दिन हमारे लिए किसी क्यामत से कम ना था, जब अब्बू ने हमारे सामने अम्मी को तलाक दे दी थी और फिर अब्बू सीने पर हाथ रख के जमीन पर गिर गए थे। छोटी बहन नाजो अम्मी का दुपट्टा पकड़कर रो रही थी कि अम्मी मुझे उठाएं, जबकि हम तीनों बहन भाई जो मामला समझते थे अब्बू से लिपटे रो रहे थे। शायद ही कोई हमारे दुखों का अंदाजा लगा सकता। अम्मी की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने नाजो को झटक कर दुपट्टा छुड़वाया और फौरन कुछ कागजात पर दस्तखत किए और अपना सारा सामान उठाकर घर से जाने लगी। नाजो अम्मी को देखकर रो रही थी। उस पल मुझे अम्मी से शदीद नफरत हुई थी। घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आई और मेरी अम्मी इसमें बैठकर अपने आशिक के साथ चली गई। पूरे मोहल्ले में मेरे अब्बू की इज्जत नीलाम हो चुकी थी। अब्बू हम चारों को सीने से लगाए गैर मरई नुक्ते को देखते रह गए। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मी हमें यूं छोड़कर जा चुकी हैं। अब्बू को तो चुप सी लग गई थी। 2 दिन तक वो काम पर भी नहीं गए। बिस्तर पर पड़े बुखार में तड़पते रहे। मैंने दवा देती तो वो लेने से इनकार कर देते। 2 ही दिन में इनकी हालत खैर हो चुकी थी। मैंने अब्बू को लाख समझाया कि अपना ख्याल रखें, हमारा अब आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मगर इन्हें तो रोग ही अलग लग चुका था। वो चाहकर भी खुद को वापस जिंदगी की जानिब ना ला सके। और फिर एक सुबह ऐसी भी आई जब हम बहन भाई अब्बू को आवाजें देते रह गए, मगर अब्बू ना उठे। वो हमें छोड़कर जा चुके थे। अम्मी के जाने का गम इनकी जान ले चुका था और हम चारों बहन भाई हसरत से देखते रह गए। अब्बू की मैयत घर में पड़ी थी। मोहल्लेदारों ने अब्बू की तदफीन का बंदोबस्त किया और यूं इस दुनिया में अम्मी के बाद अब्बू भी हमें छोड़कर चले गए। सब हमें सब्र की तलकीन करते अब्बू की मौत की खबर अम्मी तक भी पहुंचाई गई। वो अपने चचाजाद के साथ ही तो थी। शायद उनका तो निकाह भी हो गया था, मगर वो वापस ना आई। चंद रोज यूं ही गुजरे, मगर ऐसे तो गुजारा मुमकिन नहीं था। जिंदा रहना था और खाने के लिए पैसे चाहिए थे। मुझसे छोटे दोनों भाई अरहम और बासित कहने लगे, आप भी, हम काम करेंगे, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, आप फिक्र ना करें। मगर वो तो आज तक मोहल्ले से बाहर नहीं गए थे। काम कहाँ से ढूंढते? हमने कई घरों के चक्कर काटे और फिर कुछ दुकानों में भी गए, मगर सब ने ही धक्के मारकर निकाल दिया।
इनका कहना था कि वो छोटे बच्चों को काम पर रखकर खुद पर केस नहीं बनवाना चाहते, मगर साहब जी, किसी में जुर्रत ना हुई कि वो हमारा खर्चा उठा सके। फिर एक रोज पता चला कि इस गांव की सड़क बन रही है। यहाँ भी बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली। मैं भाइयों को अकेले जाना नहीं देना चाहती थी, इसलिए इनके साथ खुद मेहनत मजदूरी करके इतने पैसे लाने लगी कि अपना और बहन भाइयों का पेट पाल सकूं। वो मुझे ये सब बताकर चुप हो चुकी थी और मैं गंग सा सब सुनकर खामोश था। अंदर ही अंदर बेचैनी थी। मैंने गहरी सांस खारिज की और इस बच्ची को जेब से 1000 का नोट निकालकर थमाया। इसकी माँ ने वाकई इनके साथ बहुत गलत किया था। मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, मगर अपने बाबा की इजाजत तलब थी। फिलहाल इन्हें वहीं छोड़ा और अपने घर की जानिब चलाया। मेरी माँ गांव की चुदराइन अपने तख्त पर मौजूद थी। अब्बा हजूर भी वहीं थे। नेक कामों में तो वैसे भी वो सबसे आगे थे। मैं इनके पास बैठा। मुझे उदास देखकर अम्मी जान सवाल करने लगी, तो मैंने इन मासूम बच्चों की दास्तान इन्हें सुनाना शुरू कर दी। वहीं लाउंज में काम करती मुलाजमा जिसने कुछ माह पहले ही यहाँ नौकरी शुरू की थी, हर वक्त निकाब में रहती थी। काम करते हुए हाथ रुक गए। मैं सब कुछ सुनाकर चुप हुआ तो अम्मी जान की आंखों से आंसू निकल आए थे। अब्बा हजूर ने भी ठंडी सांस खारिज की और कहने लगे कि हम इन बच्चों के अखराजात उठाएंगे। हर माह इनके लिए इतने पैसे भेजेंगे कि इनका अच्छा गुजारा हो जाए। चारों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। इसका अजर हमें खुदा देगा। वो नौकरानी कब से बुत बनी हमारी बातें सुन रही थी। अम्मी जान ने नोट किया तो इसे काम करने का कहा, मगर वो यूं ही खड़ी रही और फिर चलते हुए मेरे करीब आकर कहने लगी, कहाँ हैं वो बच्चे? क्या मैं इनसे मिल सकती हूँ? मुझे पता बता दें इनका। इस नौकरानी की तड़प और अल्फाज सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ था। दिल में कई सवालात उभरे थे। वो नौकरानी फर्श पर गिर कर रोने लगी थी। दिमाग में ख्याल आया, कहीं ये वही औरत तो नहीं। ख्याल का आना था कि वो नौकरानी बोल उठी, इन मासूम बच्चों की वो बदनसीब माँ मैं ही हूँ। इतना सुनकर मुझे सरता पैर आग लग चुकी थी। मगर तुम तो अमीर शख्स के साथ गई थी ना, फिर आज यहाँ कैसे? हम तीनों ही तजस्सुस से इसे देख रहे थे। वो रोते हुए कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जावेद की कदर नहीं की। इसका सिला मैं आज तक भुगत रही हूँ। हिम्मत ही नहीं रही कि दोबारा इन बच्चों का सामना कर सकूं। अरसलान मुझे ले तो गया, मगर इसने मुझसे निकाह ना किया। वो मुझे दौलत आसाइशें देकर मुझसे हराम ताल्लुक बनाता रहा। जब मैंने निकाह पर इसरार किया तो कहने लगा, निकाह का क्या है? वो तो तुमने जावेद से भी किया था। तुम्हें तो दौलत चाहिए थी। वो लो और मेरे मतलब पूरे करो। यही तुम्हारी औकात है और मेरा बदला। तुमने 13 साल पहले मेरा रिश्ता ठुकराकर जावेद को चुना था। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। मैं इसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही, मगर वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। इसने जब मुझे जावेद के मरने की खबर सुनाई, उस रोज इसकी वफात को 2 माह गुजर चुके थे और फिर मेरे पास सवाए पछतावे के कुछ भी ना बचा। आज तो मेरी इज्जत भी ना रही, ना ही जावेद की मोहब्बत। शौहर के साय से हटकर महसूस हुआ कि जितनी मोहब्बत और इज्जत जावेद ने मुझे दी थी, इतना कोई दूसरा नहीं दे सका। वो रोती सिसकती रही और हम खामोश थे। ये तो मकाफाते अमल था। इन बच्चों के दर्द और कर्ब के आगे ये तो कुछ भी नहीं था। आखिरी बार वो अपने बच्चों से मिलने के लिए गई, माफी भी मांगी, मगर वो इससे यूं ही मुंह फेर चुके थे जैसे उस रोज सफिया ने मुंह फेरा था, जब वो तलाक लेकर इन्हें रोता हुआ छोड़कर जा रही थी। इन बच्चों की जिम्मेदारी और पढ़ाई का खर्चा हमने उठा लिया। जावेद की बड़ी बेटी अब मेडिकल की तालीम हासिल करके डॉक्टर बन रही है, जबकि दोनों छोटे इंजीनियरिंग और एक पायलट की ट्रेनिंग ले रहा है। नन्ही नाजो अब स्कूल जाती है। उन्होंने दोबारा कभी माँ की शक्ल नहीं देखी, मगर हाँ, सफिया आज भी पछताती है। कभी कभार हाथ का बना खाना जरूर बच्चों के लिए भिजवा देती है, मगर आज तक इन्हें बताने से मना कर रखा है, वरना जानती है बच्चे इस खाने को खाने से ही इनकार कर देंगे।